Okay guys, let's begin this lecture with regard to your audit SAE 3400 3402 3420 है ना। मतलब अपन 3400 3402 3420 ये तीनों ऐसे ही पढ़ने वाले स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके सर, तो इसके अंदर क्या है, तो अपन को अश्योरेंस वगैरह देनी रहती है, तो उसके बारे में देखते हैं। अपन तो 3400 से कवर करते हैं। इससे पीछे का क्या है, तो अपन ने एक्सक्लूसिव 1 से स्टार्ट किया था। ओके, और ऐसे 800 वाली सीरीज पे खत्म किया सारे एसेस को। उसके बाद अपन ने पढ़े हैं SRE स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू, ठीक है, SRE स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ओके, 2400 वाली सीरीज 2400 और 2410, और अभी अपन पढ़ रहे हैं 3400 वाली सीरीज 3400, 3402 3402 और 3420 3420। ठीक है, ये तीनों ऐसे ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद में क्या रह जाएगा, तो SRS रह जाएंगे हमारे स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, मतलब 4400 एंड 4410 आई थिंक। ठीक है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे, मतलब वही 50-60 नंबर का अपना कंटेंट कवर है सारा का सारा। क्वेश्चंस देखो और धूम मचा दो। तो ठीक है सर, अपन कंटेंट पे आते हैं ताकि फटाफट लेक्चर खत्म हो, और मैं ट्राई करूंगा कि ये लेक्चर थोड़ा छोटा ही बने। हालांकि अपने पास में 3 ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा स्पीड में बोलने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और वही अगर मेरी वो ठीक है वाली अगर आदत वापस आ जाए, या फिर मैं उसको ओके से रिप्लेस कर दूँ, तो थोड़ा टेंशन मत लेना। मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको अवॉइड करने की। तो अभी मेरा क्या है ना, ट्रायल फेज ही चल रहा है। ओके, तो अपन आ गए हैं 3400 पे, द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जब हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसके उस टाइम पे हमको ऐसे ही 3400 लगाना रहता है। तो आओ उसके बारे में अपन देखते हैं। तो फिर बात आ जाती है सर, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन PFI मतलब क्या। तो PFI क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं, ये अपन देखते हैं। तो पहले अपन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद PDF बराबर है, थोड़ा सा इस PDF को एडजस्ट कर लेते हैं। ये है, लो, हुआ क्या, हो गया, ठीक है। मतलब ओके, मतलब बात बराबर ही हो गई, ठीक है ओके, फिर वापस उसको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। PFI क्या होते हैं, PFI बेस्ड ऑन अजम्पशन अबाउट इवेंट्स दैट में अकर इन फ्यूचर। मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, ये ये वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि एक अजम्पशन पे बनते हैं अबाउट इवेंट दैट में अकर इन फ्यूचर, यानी कि जो इवेंट्स फ्यूचर में अकर होने वाले हैं उनकी अजम्पशंस को लेके हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं, PFI बोल देते हैं। PFI कैन बी फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और बोथ। PFI या तो फोरकास्ट होते हैं या प्रोजेक्शन होते हैं, या दोनों होते हैं, आइदर फोरकास्ट और प्रोजेक्शन। अब बात आ गई सर, फोरकास्ट और प्रोजेक्शन आपने बोला, तो फोरकास्ट मतलब क्या और प्रोजेक्शन मतलब क्या। तो फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर इवेंट और एक्शन, जो फ्यूचर में इवेंट और एक्शन होने वाले हैं, विच मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू बी टेक्स प्लेस। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, बेस्ट एस्टिमेट, बेस्ट एस्टिमेट्स अजम्पशंस हमारे। सेकेंड होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, हाइपोथेटिकल अजम्पशंस नॉट नेसेसरी एक्सपेक्टेड, नेसेसरीली एक्सपेक्टेड। हाइपोथेटिकल अजम्पशन मतलब वो होता है ना, बिल्कुल ही हवा में एकदम बात कर दी क्या, कि मैंने मतलब एक कंपनी स्टार्ट करी 1 करोड़ की, और मैं बोल रहा हूँ बस 5 साल में इसको 50 करोड़ की कंपनी। ठीक है, मतलब ये तो पॉसिबल वाली सिचुएशन बोल दिया। सपोज मानो मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी 1 लाख रुपए से, और मैं बोल रहा हूँ ये इस कंपनी को देखो तुम 10 साल में 100 करोड़ की बना के बताऊंगा। तो अब वो 1 लाख की कंपनी को 100 करोड़ की, बिल्कुल हाइपोथेटिकल हो गया ना। ओके, और बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो हमारा मतलब थोड़ा सा हम पास्ट रिकॉर्ड्स वगैरह भी देख लेते हैं, और उसके हिसाब से फ्यूचर को थोड़ा जस्टिफाई करते हैं कि हाँ मतलब पास्ट में ऐसा ट्रेंड चला था तो फ्यूचर में ऐसा हो पाएगा। तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमारे फोरकास्ट होते हैं, तो वो बेस्ट एस्टिमेट रहते हैं, ताकि क्या है ना कि उसमें हम मतलब थोड़ी क्लियर इमेज बना पाते हैं फोरकास्ट के केस में। बाकी प्रोजेक्शन क्या होता है, बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल होता है। मतलब ये मैं मतलब वो क्या था उस शार्क टैंक वाले का नाम, कि इससे पहले अपना IPO लेके आऊंगा। एक बंदा ऐसे बोल के गया था, ये किसके, अमन गुप्ता। मुझे एकदम एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, वो अमन गुप्ता ही नाम था शायद, कि इस अमन गुप्ता से पहले मैं अपना IPO लेके आऊंगा। वो भाई पता नहीं कहाँ चला गया। और जब हम ये PFI बनाते हैं, तो ये क्या हो सकता है, मिक्सचर ऑफ बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशन, दोनों के मिक्सचर भी हो सकता है ना, मतलब पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकंड, मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ PFI एंड अंडरलाइंग अजम्पशंस। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्रिपरेशन मतलब इसको बनाने के लिए, और प्रेजेंटेशन इसको दिखाने के लिए, किसको, PFI को, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। और उसके अंदर जो भी अजम्पशंस इन्होंने टेक किए हैं, अजम्पशन को टेक केयर किया है इनने, उनको बताने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है।
कैन प्रोफेशनल अकाउंटेंट यानी कि सीए बी एसोसिएटेड विद पीएफआई, क्या सीए एसोसिएट हो सकता है क्या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ में? तो क्लोज 3 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ सीए एक्ट 1949, जब हम प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब हम शेड्यूल्स पढ़ते हैं, शेड्यूल के अंदर जो सेकंड शेड्यूल आता है उसके अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर पार्ट नहीं लिखा मैंने, ओके तो पार्ट नहीं लिखा है बट शायद पार्ट फर्स्ट ही होना चाहिए ये। उसके अंदर क्लोज 3 आता है, तो उस क्लोज 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि डज नॉट प्रिक्लूड सीए फ्रॉम एसोसिएटिंग हिज नेम विद पीएफआई। डज नॉट प्रिक्लूड मतलब मना नहीं किया है सीए को कि वो अपना नेम एसोसिएट होने दे पीएफआई के साथ में, मना नहीं किया है, मतलब वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सीए कैन पार्टिसिपेट एंड कैन रिव्यू, सीए पार्टिसिपेट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है और इंडिकेट करेगा क्लियरली इन हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में क्या बताएगा, सोर्सेस बेसिस मेजर अजम्पशंस, वो सोर्स बताएगा, बेसिस बताएगा, पीएफआई का सोर्स बताएगा, पीएफआई के बेसिस बताएगा, मेजर अजम्पशंस क्या मैनेजमेंट ने टेक करी वो बताएगा, एंड डज नॉट वाउच फॉर एक्यूरेसी, और वो ये भी लिख देगा कि मैंने ना इसकी एक्यूरेसी को वाउच नहीं किया, एक्यूरेसी को वाउच नहीं किया इन द सेंस कि आगे जाके ये 100% ऐसा का ऐसा होगा, ऐसा मैं इसकी एक्यूरेसी को वाउच नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये हमेशा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एज ए सीए जब हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का अपन क्या करेंगे, ठीक है, मतलब अपन चेक करने जा रहे हैं तो हम क्या है ना उसकी एक्यूरेसी को वाउच नहीं करते कभी भी कि ये एक्यूरेट होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है ना ये तो एस्टिमेट्स पे बन रहा है ना, तो अब यार एस्टिमेट्स तो मतलब कल को ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड्स करते हैं, कल को अगर मार्केट फैक्टर ही बहुत ही खराब रहा तो वैसे भी इनका एस्टिमेट वैसा जाएगा नहीं जैसे जाना चाहिए। और क्या हो सकता है, तो मान लो ना यार अभी देखो कैसे जैसे एकदम ठीक है वो वार चल रही है, वार चल रही है ना, अभी लेन देन चल रहा है आपस में लोगों का, तो उसकी वजह से क्या है ना कि मार्केट बहुत इफेक्ट हुआ है, मतलब हुआ ही है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपन देख सकते हैं। अब मान लो कल को कंडीशंस अच्छी होती है तो मार्केट एकदम हाइक पे चला जाए, फिर मान लो कि अच्छी होने के बाद में वापस वो कुछ कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए तो मार्केट एकदम डाउन पे चला जाए, सोना चांदी भाव बढ़ गए थे अभी वापस गिर गए, हो सकता है वापस बढ़ गए हो, तो ये क्या है ना कि इसमें अपन एक्यूरेसी को वाउच नहीं कर सकते, ये इन रीजंस की वजह से जो मैंने आपको बताया। फिर क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर हु इज एग्जामिनिंग द पीएफआई, जो ऑडिटर पीएफआई को एग्जामिन करने वाला है तो उसकी क्या ड्यूटीज रहेगी। ऑडिटर ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑडिटर को क्या कलेक्ट करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करने। मैनेजमेंट बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस आर रीजनेबल, इसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करने कि मैनेजमेंट का जो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस है वो रीजनेबल है, ओके कोई इश्यू नहीं है। एंड इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल अजम्पशंस, और अगर वो हाइपोथेटिकल अजम्पशन बोल रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, कंसिस्टेंट मतलब वही बैक ईयर्स से, मतलब पिछले सालों से, प्रीवियस ईयर से कंसिस्टेंट होने चाहिए। प्रीपेड ऑन बेसिस ऑफ अजम्पशंस, ये जो पीएफआई बना रहे हैं ये अजम्पशंस के बेसिस पे बनाने चाहिए, जो भी अजम्पशंस है टेक केयर कर रहे हैं। मटेरियल अजम्पशंस डिस्क्लोज, जो भी मटेरियल अजम्पशंस इन्होंने लिए उसको डिस्क्लोज कर दें, मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस। कंसिस्टेंट बेसिस विथ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके बने हैं उसके बेसिस पे ये जो पीएफआई बना है थोड़ा कंसिस्टेंट दिखना चाहिए। ये ऑडिटर कौन करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, मेक श्योर करेगा, ऑडिटर की ड्यूटी है ये। ओके नेक्स्ट चलते हैं, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट। जैसे ही अपन पढ़ते हैं सच एन एंगेजमेंट, एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट, तो जैसे 210 में पढ़ते थे एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, फिर 2400 में पढ़ा था अपन ने, फिर अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशंस ले लेगा, कौन ले लेगा, ऑडिटर, जब भी वो इस टाइप की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने वाला है। क्या क्यों क्या 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 प्रिकॉशन लेगा कि इंटेंडेड यूज क्या है इसका, मतलब ये जो पीएफआई बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, जनरली क्या करते हैं पीएफआई, पता है क्यों बनाते हैं, पीएफआई क्यों बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने नाम सुना होगा कभी, बैंक्स में देते हैं लोन के टाइम पे, ठीक है, तो उस हिसाब से पीरियड कवर, कौन सा पीरियड कवर हो रहा है, मतलब
पता है अगर बैंक्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है जनरली 5 साल की, ठीक है, बनवाई होगी ना किसी ने किसी को, मतलब किसी ने किसी क्लाइंट की बनवाई होगी किसी से, मतलब ऐसा नाम तो सुना होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूँ। मतलब अच्छा खासा ऐसे 4-5 हज़ार का पेमेंट रहता है, 3-4-5 हज़ार का। और ठीक है, अपन भी बनाते हैं अच्छी खासी रिपोर्ट, ऐसी की तैसी कर देते हैं सबकी। जनरल और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो पीएफआई होगा इसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पब्लिक इन लार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन किन पर्टिकुलर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके। नेचर ऑफ अजम्पशंस, बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल, ये भी प्रिकॉशन, मतलब बिफोर एक्सेप्टिंग उसको देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ अजम्पशंस क्या होगा, किसका, मैनेजमेंट का। एलिमेंट इंक्लूड इन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में क्या क्या एलिमेंट्स को ये इंक्लूड करने वाले हैं। फिर क्या लिखा है? ऑडिटर नॉट एक्सेप्ट, मतलब ऑडिटर या तो एक्सेप्ट नहीं करें या फिर क्या करें, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, विड्रॉल कर लें एंगेजमेंट से। व्हेन अजम्पशंस आर क्लियरली अनरियलिस्टिक, जब ऑडिटर को लगे कि इनकी अजम्पशन तो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है, तो उस केस में क्या करें कि ऑडिटर या तो एक्सेप्ट ही नहीं करे या फिर विड्रॉ कर दे। और ही बिलीव पीएफआई इनअप्रोप्रिएट फॉर इंटेंडेड यूज, और अगर ऑडिटर को लगे कि जो पीएफआई बना रहे हैं ये इनअप्रोप्रिएट है, जो यूज ये बता रहे हैं उसके लिए, तो उस केस में भी वो क्या करेगा, या तो विड्रॉ कर लेगा अगर उसने एंगेजमेंट को मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, या फिर अगर उसने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तो आगे भी एक्सेप्ट ना करे। यहाँ तक कोई इशू नहीं है सर, आगे बढ़ो। अच्छा खासा टाइम कवर कर लिया अपन ने, लगभग 10-12 मिनट, तो अभी 5-10 मिनट में हो ही जाएगा कवर। एग्जामिनेशन प्रोसीजर चेक कैसे करेंगे? फॉलोइंग मैटर शेल बी कंसिडर इन डिटरमाइनिंग, जब हम चेक करेंगे क्या, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर, जो भी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट एग्जामिनेशन प्रोसीजर का अपन देखेंगे तो हमको कुछ चीजें कंसिडर करनी है। आ जाओ, ठीक है, गलती होगी। ओके, तो अपन क्या क्या कंसिडर करेंगे? नॉलेज ऑब्टेन इन प्रीवियस एंगेजमेंट, पहले कोई एंगेजमेंट हुआ था उसमें क्या नॉलेज अपन ने ऑब्टेन करी है। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी रिगार्डिंग पीएफआई, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं पीएफआई बनाने के लिए। लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कितनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। एक्सटेंट टू विच पीएफआई इज अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट जजमेंट, मैनेजमेंट के जजमेंट से पीएफआई कितना अफेक्ट हो सकता है, किस हद तक अफेक्ट हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, उसी को एक्सटेंड कहते हैं अपन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिडर बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिडर किया है उसको उसको देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटी बिजनेस, एंटिटी का जो बिजनेस है उसके अंदर स्टेबिलिटी कैसी है। और इंगेजमेंट टीम एक्सपीरियंस, जो हमारे पास जो इंगेजमेंट टीम है जो पीएफआई की एग्जामिनेशन करेगी उसकी उसके उसका एक्सपीरियंस कैसे क्या है। फिर बात कर लेते हैं अपन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स की। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या होगा कि प्रेजेंटेशन नॉट मिसलीडिंग, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज करे उसको डिस्क्लोज करना है। अजम्पशन डिस्क्लोज इन नोट्स, जो भी अजम्पशन लिए हैं इन्होंने वो नोट्स में डिस्क्लोज कर लें। डाटा को डिस्क्लोज करें, जो डाटा इन्होंने लिया है डाटा को भी डिस्क्लोज करें कहाँ से लिया है। बेसिस ऑफ स्टेबलाइजिंग पॉइंट इन एन रेंज इज क्लियरली इंडिकेटेड, जो भी इन्होंने पॉइंट्स लिए उनको क्लियरली इंडिकेट करें कि इस रेंज के बिटवीन हमने लिए। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होता है। रीजन फॉर चेंज एंड इफेक्ट एंड डिस्क्लोज, तो अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हुआ है तो चेंज क्यों हुआ है उसका रीजन, और उस चेंज की वजह से क्या इफेक्ट हुआ है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर अपन आगे आते हैं, रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आएगा, टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएफआई, रेफरेंस ऑफ एसए एप्लीकेबल टू पीएफआई, एसए 3400, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटेंडेड यूज और रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन appropriateness of PFI for other purpose, स्टेटमेंट दैट एग्जामिनेशन प्रोसीजर ऑन ए टेस्ट बेसिस, कि ये जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर है ये टेस्ट बेसिस पे है ना, डिटेल्ड नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस एज टू वेदर अजम्पशंस प्रोवाइड आर रीजनेबल बेसिस ऑफ पीएफआई, मतलब वही नेगेटिव एश्योरेंस देनी है आपको, और अजम्पशंस किस पे बेसिस है, रीजनेबल बेसिस ऑफ फॉर पीएफआई।
ओपिनियन देना है वेदर पीएफआई प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, आपको अपना ओपिनियन देना है कि पीएफआई क्या प्रॉपर्ली बने हैं या नहीं बने हैं। एप्रोप्रिएट केविएट्स मतलब वीकनेस, जो भी वीकनेस आपको लगती है वो बता देना। कंसर्निंग अचीवेबिलिटी ऑफ रिजल्ट इंडिकेटेड बाय पीएफआई, ठीक है। फिर डेट, प्लेस, सिग्नेचर, यूडीन, है ना, मतलब यूडीन बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है। फिर बात आती है मॉडिफाइड ओपिनियन की। तो मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर क्या है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई इज नॉट एडुकेट। जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है अगर वो एडुकेट नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन शेल बी गिवन और विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट शेल बी मेट। या तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देंगे और क्या करेंगे, विड्रॉल मार लेंगे। assumptions not provide reasonable basis for PFI, जो assumption इन्होंने दिए वो reasonable basis नहीं दे रहा है PFI में, तो कौन सा ओपिनियन देना है, एडवर्स ओपिनियन। अगर रीजनेबल बेसिस नहीं दे रहा है तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि मटेरियल एंड परवेसिव दोनों होगा, तो एडवर्स ओपिनियन दे देंगे शेल बी गिवन और विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट शेल बी मेड, हम विड्रॉल भी कर लेंगे साथ में। अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप लग रहा है, ठीक है, हमको काम ही नहीं किया देना जाना है, तो इसका मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले होंगे। और यहाँ पे ऑडिट तो लिखना ही नहीं है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले होंगे, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अपन दे देंगे शेल बी गिवन और विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट शेल बी मेड। जब लिमिटेशन लगा है तो डिस्क्लेमर, जब अजम्पशन अगर रीजनेबल नहीं है तो एडवर्स, और अगर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में कोई दिक्कत है तो फिर क्वालिफाइड और एडवर्स दोनों में से कोई एक। तो इसी के साथ हमारा 3400 कंप्लीट हो गया, ठीक है। द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 3400, 16 मिनट लग गए ऑलमोस्ट अपने को। नेक्स्ट ऐसे की तरफ चलते हैं, उसको भी 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जल्दी कवर हो जाए। ओके, 3402 अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, हालांकि मैंने 402 में बताया था, मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक नॉर्मल एक एंटिटी का, एक कंपनी, ठीक है, उसका एक होता है ऑडिटर। अब ये कंपनी क्या करता है, अपने अकाउंट और पेरोल का वर्क आउटसोर्स करती है टीसीएस को। टीसीएस एक अलग कंपनी है, ये एक अलग कंपनी है। तो सर इस कंपनी का कोई नाम दे दो, तो इस कंपनी का अपन नाम रख देते हैं एबीएन एसोसिएट्स। ये तो सर सीए फर्म का नाम हो गया, तो एबीएन लिमिटेड। इधर है टीसीएस कंसल्टेंसी, ठीक है। अब मान लो कि टीसीएस कंसल्टेंसी अकाउंटिंग और पेरोल का वर्क आउटसोर्स करती है, मतलब आउटसोर्स करती नहीं ना, करवाती है लोगों से और ये काम कर देती है। इसने अपना अकाउंटिंग और पेरोल का वर्क क्या किया, आउटसोर्स किया, टीसीएस ने वर्क लिया। अब टीसीएस यहाँ पे क्या कर रहा था, वर्क करके दे रहा था। अब इधर का ऑडिटर आया तो बोलेगा आपका अकाउंटिंग का वर्क और पेरोल का वर्क देखना है, तो ये क्या बोले कि हमारा वर्क तो टीसीएस करता है। तो ये बोले कि यार फिर मैं कैसे मान लो काम बराबर हो रहा है, तो बोले टीसीएस से जाके पूछ लो। तो इधर का ऑडिटर गया टीसीएस के पास कि सर वो एबी लिमिटेड है ना, कि कौन एबी लिमिटेड, अरे सर एबी लिमिटेड। तो बोले कौन एबी लिमिटेड, टीसीएस वाला कौन एबी लिमिटेड, क्या बात कर रहे हो सर, 5 करोड़ की नेटवर्थ है उनकी। तो टीसीएस बोलेगा तू जानता है मैं कौन हूँ। बोले कौन हो आप, कौन हो गया कोई 50 लाख की कंपनी। तो बोले मैं 50,000 करोड़ की कंपनी हूँ। तो ऑर्डर बोले सर सॉरी मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई। फिर टीसीएस बोलेगा तो चल मैं तेरे को छोटा नहीं समझ रहा हूँ, काम क्या था काम बोल। तो बोले एक्चुअली सर क्या है ना कि वो एबीएन लिमिटेड है ना, उनका वो एक्चुअली अकाउंटिंग और पेरोल का वर्क आपसे करवाते हैं। तो मुझे क्या उनका वर्क के बारे में ऑडिट कर रहा था उनकी कंपनी की, तो मुझे है ना आपके यहाँ से वो चाहिए। क्या चाहिए, बोले सर मैं आपके यहाँ की चेकिंग करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे मतलब इंटरनल कंट्रोल कैसे क्या है, वर्किंग बराबर होती है या नहीं होती है, पेरोल की वर्किंग, अकाउंटिंग की वर्किंग, मेरे को चेक करना पड़ेगा सर आपकी कंपनी में आके। तो टीसीएस बोली कि अबे हावले, तेरे जैसे 3600 क्लाइंट है मेरे पास। कितने क्लाइंट है, 3600, 3600। सबका ऑडिटर उठ उठ के आ गया कि मैं टीसीएस के अंदर जाके चेक करूं, तो टीसीएस का नौरी बेटी है ना।
टीसीएस का नौकरी बैठी है, टीसीएस का कोई काम नहीं है। तो टीसीएस अगर नौकरी बैठी है तो फिर टीसीएस सबको ऑडिटर को आने दे, टीसीएस अपना काम छोड़ दे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टीसीएस बोलेगी यार मैं नहीं दे सकता है अंदर एक्सेस। ऑडिटर इधर आया, इसको बोले कि यार मैं आपकी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा हूँ। किसको बोल रहा है? ऑडिटर एबी लिमिटेड को। तो एबी लिमिटेड बोले क्या हो गया? तो एबी ऑडिटर बोला कि यार एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि टीसीएस वाले मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे और आपके यहाँ मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, तो मेरे को तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। तो मैं तो ये बोलूंगा कि पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल एंड परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा। अभी एबी लिमिटेड बोला अरे यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, मैं तो यार एकदम रेपुटेड कंपनी से काम करवा रहा हूँ, टीसीएस से, मतलब मेरी तो औकात भी नहीं थी, फिर भी मैं बढ़ चढ़ के पैसा दे के काम वाम करवा रहा हूँ, मैं तुम मेरे यहाँ डिस्क्लेमर दे दोगे तो मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो फिर बोले कि नहीं नहीं सर कुछ नहीं हो सकता। और ये बोलता रुको रुको मेरे को टीसीएस से बात करने दो। एबी लिमिटेड बोलता है टीसीएस से बात करता है कि सर वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ऑडिटर को आपके यहाँ से कंफर्ट चाहिए था कि आपके यहाँ पे वर्किंग बराबर होती है। तो टीसीएस बोले कि यार बट वी आर ए बिग कंपनी, वी हैव ए 3600 क्लाइंट्स, हाउ कैन वी गिवन एक्सेस टू अदर पीपल्स, है ना, मतलब समझ रहे हो, अदर पीपल्स यानी वो सीए लोग दूसरी दूसरी कंपनी के 3600 क्लाइंट्स है, 3600 पीपल्स को कैसे एक्सेस दे दें अपनी कंपनी के अंदर। तो एबी लिमिटेड बोलता है लेकिन सर फिर क्या है ना कि एक्चुअली आप एक्सेस नहीं दोगे तो मेरे ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगी और ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा, फिर मेरी कंपनी की तो वाट लग जाएगी। तो फिर सर आप देख लो आपके 3600 क्लाइंट्स एक साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि फिर आप कंफर्ट नहीं दे सक रहे, तब हमारी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है और हम ये करवा नहीं सकते। तब या तो ये देख लो कि या तो आप हमारे ऑर्डर को एक्सेस दे दो या फिर ऐसा कुछ पन्ना वन्ना दे दो, कोई एविडेंस तो दो हमको ताकि ये मान जाए, कुछ कुछ ऐसा कोई रास्ता निकालो। तो इसने देखा ऑडिट के हिसाब से, ऑडिट के अंदर ऐसा कुछ है क्या? तो टीसीएस ने पाया कि एक स्टैंडर्ड है एसएई 3402, उसके हिसाब से क्या होता है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक सीए को लेके आए, उससे अपने यहाँ की ऑडिट करवाए, ठीक है, किसकी ऑडिट करवाए कि इसके यहाँ का जो फंक्शन है कौन सा वाला, सर्विस रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड पेरोल एकदम बराबर है, इंटरनल कंट्रोल जोरदार है, ठीक है। ऑडिटर एक सर्टिफिकेट इशू कर दें, ये बहुत ही जोरदार काम है, और ये सर्टिफिकेट जगह जगह सारे ऑडिटर को दे दें और सारे ऑडिटर क्या करें कि दूसरे सीए के वर्क पे तो सीए के वर्क पे तो ऑडिटर रिलाई कर सकता है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी को उसको मानना पड़ता है कि हाँ यार ये कॉम्पिटेंट बंदा ही होगा। तो हिसाब से क्या है ना कि अगर ये इधर कोई सीए आके सर्टिफिकेट दे जाए तो टीसीएस का काम बन जाए। तो टीसीएस देख रहा है 3600 क्लाइंट जाएंगे, इससे बेटर है किसी सीए को बुला के अपन ये काम करवा लेते हैं, सर्टिफिकेट सबको इशू कर देते हैं। सर्टिफिकेट की तो फोटो कॉपी देनी रहेगी ना यार, सर्टिफिकेट क्या ही देने रहेंगे 3600 सर्टिफिकेट। तो टीसीएस ने बोला कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। टीसीएस ने सीए बुलाया, अपने यहाँ का अकाउंटिंग पेरोल का काम करवाया, सर्टिफिकेट लिया और सर्टिफिकेट की फोटो कॉपीज सारे 3600 जितने भी 3600 क्लाइंट्स थे सबको क्या किया, मेल कर दिया एक साथ, है ना। तो इससे क्या हो गया कि अब टीसीएस की मतलब टीसीएस की एंटिटी के अंदर कोई नहीं आएगा और इन ऑडिटर्स को कंफर्ट जो लेना था रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड पेरोल वो इनको मिल चुका है थ्रू सर्टिफिकेट विच इज प्रोवाइडेड बाय सीए, एक कंपिटेंट बंदे के थ्रू। तो ये बोल रहे ठीक है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए है ठीक है। तो बोले कि अब कौन सी रिपोर्ट देंगे, अब तो अनमोडिफाइड देंगे। तो एबी लिमिटेड खुश, टीसीएस भी खुश, इधर भी सीए ऑडिटर खुश, इधर भी सीए का एक काम मिल गया एक सर्टिफिकेट इशू करने का, वो भी खुश, मतलब कितने लोग खुश हो गए। तो ये था एक, मैंने आपको एक जस्ट पिक्चर समझाने की कोशिश करी थी कि एक्चुअली में व्हाट द सिचुएशन व्हाई दिस एसएई इज हियर, है ना। तो ठीक है, तो अपन अब कंटेंट पे चलते हैं। कंटेंट समझाने से पहले 5 मिनट 10 मिनट तो मैं ऐसे ही खा गया आपके। ओके, तो कंटेंट पे चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एसएई 3402 अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि हम एक अश्योरेंस रिपोर्ट देंगे कि जो कंट्रोल है कहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे क्या है। तो देखो वही वाली रिपोर्ट जाएगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाली, टाइप 1 टाइप 2 वाली रिपोर्ट। तो आओ अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है,
रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन एंड कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, किसी स्पेसिफाइड डेट पे एक रिपोर्ट दे देंगे कि उसका डिस्क्रिप्शन और डिजाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल है उसका डिस्क्रिप्शन और उसका डिजाइन कैसा है, बराबर है, कहाँ पर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। कब, स्पेसिफाइड डेट के डेट को, स्पेसिफाइड मतलब किसी एक पर्टिकुलर डेट को, तो वहाँ होती है टाइप 1 रिपोर्ट। टाइप 2 रिपोर्ट में क्या होता है, थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दे देते हैं कि हाँ ड्यूरिंग 3 मंथ, ड्यूरिंग 6 मंथ, ड्यूरिंग 1 ईयर, पूरे पूरे साल भर में बराबर था। और है ना, एक वर्ड आ जाता है टाइप 2 के अंदर, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो वो ऊपर का सब कुछ सेम रहेगा, एक तो थ्रू आउट पीरियड आ जाएगा और एक ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस आ जाएगा। तो टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर क्या बोलते हैं अपन, रिपोर्ट ऑन ए डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, है ना। डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल तो पहले भी था, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर आ गया। थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड, वहां पे क्या था, वहां पर क्या था यार, मच्छर परेशान कर दिया। वहां पर क्या था, स्पेसिफाइड डेट था, यहाँ पर क्या है, थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस ऑडिटर एस एस ए 3402, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सर्विस ऑडिटर का। सर्विस ऑडिटर की बात करें ना, मतलब वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा सीए ऑडिट करने आ रहा था ना, अकाउंट और पेरोल की, उसकी बात चल रही है पूरी की पूरी, है ना। ऐसे तो फिर सर ऐसे 402 के अंदर किसकी बात करते थे, ये ऑडिटर की बात करते थे, ये एबी लिमिटेड का जो ऑडिटर था ना, इसकी बात करते थे। अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये टीसीएस का जो ऑडिटर बन के आ रहा है ना सर्विस के लिए, उसकी बात कर रहे हैं अपन। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, क्या कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इस सिस्टम फेयरली प्रेजेंट द सिस्टम, जो इसके सिस्टम का डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट कर रहा है सिस्टम को। कंट्रोल सुटेबली डिजाइन, जो कंट्रोल से यहाँ पे वो एकदम बराबर है। और कंट्रोल ऑपरेटेड इफेक्टिवली, मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल लगे हुए हैं वो ऑपरेट भी हो रहे हैं इफेक्टिवली, मतलब अगर कैमरा लगाया तो कैमरा चालू है ना। अगर इन्होंने फिंगरप्रिंट का सिस्टम लगाया तो फिंगरप्रिंट लोग बाग लगाते हैं। अगर ये बोल रहा है कि इनके यहाँ पर कार्ड से ही एक्सेस मिलता है तो कार्ड का एक्सेस भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्ड तो दे दिया लोगों को पर दरवाजा तो खुला ही रह रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल डिजाइन है और डिजाइन के साथ में ऑपरेटिंग इफेक्टिवली भी है, मतलब ऑपरेट भी हो रहे हैं। टू रिपोर्ट ऑन अबव मैटर एज पर सर्विस ऑडिटर फाइंडिंग्स, इन मैटर्स पे क्या करना है, एज पर सर्विस ऑडिटर की जो फाइंडिंग होगी उसके हिसाब से उसको रिपोर्ट देनी है। हाउ सच एन एंगेजमेंट इज प्रोसेस्ड विथ, ये एंगेजमेंट कैसे प्रोसेस होता है। सर्विस ऑडिटर ऑर्डिनरीली परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर, सर्विस ऑडिटर क्या करता है जनरली, मतलब ऑर्डिनरीली ये कुछ प्रोसीजर क्या करता है, परफॉर्म करता है। कौन से, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ में कंप्लाई करके चलेगा। डिटरमाइन करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एंड कम्युनिकेट विद देम, पता करेगा कि मैनेजमेंट कौन है, टीसीडब्ल्यूजी कौन है, और उनके साथ में कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा। एक्सेप्टेंस एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को कंसिडर करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कैसे क्या उसको डिटरमाइन करेगा। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेगा। एविडेंस रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल, जो उसके डिस्क्रिप्शन और डिजाइन है कंट्रोल्स के उसका उनके रिगार्डिंग एविडेंस कलेक्ट कर लेगा। एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं, इसके लिए क्या ले लेगा, एविडेंस ले लेगा। इन केस ऑफ टाइप 2 रिपोर्ट, क्योंकि टाइप 1 रिपोर्ट में तो ऊपर से ही काम हो गया था, टाइप 2 रिपोर्ट के लिए चाहिए ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अंडरस्टैंडिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को भी अंडरस्टैंड कर लेगा। आस्किंग फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इस पर ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते थे, यहाँ पर ऐसे वैसे का तो रेफरेंस नहीं देंगे, लेकिन ऐसे 3402 के हिसाब से भी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। तो जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या लेगा, रीअफर्म द असर्शंस, क्या क्या असर्शंस आपने यूज में लिए। प्रोवाइडेड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और एंड एक्सेस, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप मुझे दोगे और एक्सेस दोगे। डिस्क्लोज फॉलोइंग टू सर्विस ऑडिटर इफ दे अवेयर, ये कुछ फॉलोइंग चीजें हैं, 3-4 चीजें, ये आप सर्विस ऑडिटर को बता दोगे अगर आपको पता है। कौन बता देगा, मैनेजमेंट बता देगा। क्या बता देगा, फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशंस, अगर कोई फ्रॉड हुआ है या फिर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है लॉ रेगुलेशंस का तो वो बता देगा। कौन किसको बताएगा, मैनेजमेंट ऑडिटर को बताएगा, सर्विस ऑडिटर को। डिजाइन डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, अगर डेफिशिएंसी है डिजाइन की डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल के अंदर तो मैनेजमेंट सर्विस ऑडिटर को बता देगा।
इंस्टेंसेस वेयर कंट्रोल्स नॉट ऑपरेटेड, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कंट्रोल ऑपरेटेड नहीं है, तो वो वाली जगह भी क्या करेगा, मैनेजमेंट सर्विस ऑर्डर को बता देगा। एनी सब्सिक्वेंट इवेंट दैट कुड हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सर्विस ऑर्डर रिपोर्ट, अगर ऐसा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ सकता है सर्विस ऑर्डर की रिपोर्ट पे, तो वो भी सर्विस ऑर्डर को ये बता देंगे। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए। फिर सर्विस ऑर्डर अपनी रिपोर्ट कैसे देगा, तो टाइटल होगा उसके अंदर एड्रेस ही होगा, आइडेंटिफाई कर देगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन एंड इट्स सिस्टम एंड अदर सेंस। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया एंड पार्टी स्पेसिफाइंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। फिर थोड़ा सा, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट इज इंटेंडेड ओनली फॉर यूज ऑफ एंटिटी एंड देयर ऑडिटर, ये बता देगा कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये उन एंटिटीज के लिए जो यहाँ से सर्विसेज ले रही है और उसके ऑडिटर के लिए ही एप्लीकेबल है। स्टेटमेंट दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये कि स्टेटमेंट दे देगा। इस स्टेटमेंट के अंदर 3-4 पॉइंट है, क्या है, प्रिपेयरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज कवर्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज कवर्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम, जो सर्विसेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा रही है उसके सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के लिए ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। स्टेटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है वो बता देगा। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करेगा कंट्रोल्स को ताकि वो अचीव कर सके कंट्रोल्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर क्या दे देगा, स्टेटमेंट द सर्विस ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दोस कंट्रोल, मतलब वो टाइप टू रिपोर्ट के सारे सामग्री लिख दी उन्होंने। फिर क्या लिख देगा, स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट इज एज पर SAE 3402। फिर क्या लिख देगा, समरी टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। फिर क्या लिख देगा, स्टेटमेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। फिर सर्विस ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस इन पॉजिटिव फॉर्म, जो सर्विस ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा वो कौन से फॉर्म में दे देगा, पॉजिटिव फॉर्म में। फिर डेट प्लेस साइन और यूडिन, देखो मैं क्या है ना कि हमेशा रिपोर्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, उसका वन एंड ओनली रीज़न है, मुझे नहीं लगता रिपोर्ट आएगी बनाने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आ नहीं सकता। रिपोर्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके अंदर 3-4 पॉइंट्स आते हो तो ऑब्वियसली आ सकती है। फिर भी क्या है कि मेरे को बहुत ही रेयर चांस लगते हैं, दैट्स वाई क्या है ना कि मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। फिर अपन बात करें अगर मॉडिफाइड ओपिनियन की, इफ सर्विस ऑडिटर कंक्लूड दैट, अगर सर्विस ऑडिटर क्या कंक्लूड कर देता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है डज नॉट फेयरली प्रेजेंटेड द सिस्टम, उसका जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट नहीं कर रहा सिस्टम को, तो अपन रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। कंट्रोल्स नॉट सुटेबली डिजाइन, कंट्रोल्स अगर सुटेबली डिजाइन नहीं है तो मॉडिफाइड ओपिनियन। इन केस ऑफ टाइप टू रिपोर्ट कंट्रोल टेस्टेड डिड नॉट ऑपरेट इफेक्टिवली, टाइप टू रिपोर्ट बना रहे थे तब हमने क्या कंट्रोल्स को मतलब देखा, टेस्ट कर करके देखा तो पता चला कि ये तो ऑपरेट ही नहीं हो रहे इफेक्टिवली, मतलब सही ढंग से ऑपरेट नहीं हो रहे। अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है, मतलब ध्यान रखना यहाँ पे ऑडिट नहीं लिखा है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है ना, ऑडिट एविडेंस नहीं है, वरना ऑडिट तो फिर ऐसे के हिसाब से होती है। तो अगर हम यहाँ पे एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। इन द अबोव केसेस, ये जो अबोव केसेस अपन ने 3-4 पढ़े, ये यहाँ से यहाँ वाले, ओके। ओपिनियन शेल बी मॉडिफाइड, ओपिनियन को हम मॉडिफाइड करेंगे। एंड रिपोर्ट शेल कंटेन ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन फॉर मॉडिफिकेशन, और रिपोर्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन दे देगी कि ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है। तो इसी के साथ में अपना SAE 3402 कंप्लीट हुआ है, कौन सा, सर्विस ऑडिटर वाला, कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे सर्विस ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है। अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंप्लीट है। ठीक है सर, ये तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, यहाँ तक भी हमको पता चल गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऐसे की तरफ। ओके, नेक्स्ट ऐसे कौन सा है हमारा, 3420। तो SAE 3420 के अंदर क्या है, अश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। जब भी कोई प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा तो उसके अंदर अपन प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हैं। तो उसके कंपाइलेशंस के लिए
एक सीए को बुलाया जाएगा, तो सीए एज पर एसएई 3420 कंपाइलेशन करके दे देगा एंड उसका वर्क क्या हो जाएगा, खत्म। तो अब अपन देखते हैं इस ऐसे के अंदर क्या लिखा हुआ है। assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information included in prospectus। स्कोप क्या बोलता है, रीजनेबल अश्योरेंस बाय प्रैक्टिशनर टू रिपोर्ट ऑन pro forma financial compiled by responsible party। ये कंपाइल भी यही कर देंगे, हमें तो खाली बस चेक करना है बराबर कंपाइल हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीजें देखनी है। तो रीजनेबल अश्योरेंस क्या करेगा, एक प्रैक्टिशनर दे देगा, कब काई में देगा, रिपोर्ट कर देगा कि प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल जो है वो कंपाइल्ड है किसके थ्रू, रेस्पॉन्सिबल पार्टी के थ्रू। अब प्रैक्टिशनर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया, जो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड किया है वो एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया है। रीजनेबल अश्योरेंस रिपोर्ट एज पर फाइंडिंग, रीजनेबल अश्योरेंस दे दे जो भी उसने फाइंडिंग की है, रिपोर्ट जो भी उसने फाइंडिंग की है रिगार्डिंग दिस कंपाइलेशन वो अपनी रिपोर्ट के अंदर बता दे। नो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपाइल, देखो मतलब इसकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कंपाइल करने की, कंपाइल तो कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा, ये तो खाली बस चेक करके बताएगा कि अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से कंपाइल्ड हुए या नहीं हुए। इसको लगेगा ठीक तो रीजनेबल एश्योरेंस दे देगा, हाँ भाई ठीक है, नहीं हुआ तो बोल देगा। फिर और आते हैं अपन आगे, तो आगे क्या बोलता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रेस्पॉन्सिबल पार्टी विल, जो रेस्पॉन्सिबल पार्टी है कौन, मैनेजमेंट वगैरह, गैदर क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो क्या करेगी, गैदर करेगी यानी कलेक्ट करेगी, क्लासिफाई करेगी, समराइज करेगी और उसको प्रेजेंट करेगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। ये सारी चीजें होगी तो दैट इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन एंड अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर आता है स्टेप्स ऑफ कंपाइलेशन। क्या स्टेप है कंपाइलेशन की, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स, सोर्स से इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि निकालेंगे, मेकिंग प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट, जो भी प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट होंगे वो करेंगे, प्रेजेंट द रिजल्ट एज पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हम रिजल्ट के हिसाब से डिस्क्लोज करेंगे रिक्वायरमेंट्स को। फिर जब हम एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस करते हैं तो उस टाइम क्या देखना है अपने को, तो प्रैक्टिशनर की कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी, कि प्रैक्टिशनर कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट तो है, डिटरमाइन द एप्लीकेबल क्राइटेरिया आर सुटेबल एंड प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विल नॉट बी मिसलीडिंग, डिटरमाइन करना है कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है क्या वो सुटेबल है और ये जो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मिसलीड तो नहीं है। इवेल्युएट वर्किंग ऑफ ओपिनियन, इवेल्युएट करना है ओपिनियन की वर्किंग को, ऑब्टेन एग्रीमेंट विद रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से हम एग्रीमेंट ले लेंगे, क्या एग्रीमेंट ले लेंगे, एडुकेटली डिस्क्लोजिंग एप्लीकेबल क्राइटेरिया टू इंटेंडेड यूजर्स, आपको एडुकेटली डिस्क्लोज करना है जो भी एप्लीकेबल क्राइटेरिया आपने यूज किया है किसको, इंटेंडेड यूजर्स को, जो भी यूजर्स होने वाले हैं इस प्रोस्पेक्टस के, कंपाइलिंग प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, पीएफएफआई का मतलब प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये जो कंपाइल किया आपने प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करना है, क्या क्या प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, रेस्पॉन्सिबल पार्टी, क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन तू देगा, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी तू देगा, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस वो भी तू देगा, कौन देगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी देगा, कि सारी इंफॉर्मेशन तू देगा, और इंफॉर्मेशन चाहिए तो और देगा, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मेरे को अगर कहीं एंटिटी के अंदर आना है तो मेरे को आने जाने देगा। फिर आ जाती है अपनी प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, जब हम प्लान और परफॉर्म करते हैं एंगेजमेंट करने का तब क्या देखना है, असेस द एप्लीकेबल क्राइटेरिया एज पर फ्रेमवर्क, हमको असेस करना है कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया एज पर फ्रेमवर्क तो है, कंसिडर करनी है मटेरियलिटी को कि मटेरियलिटी किसी बराबर तो है कि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाइलेशन बाय रेस्पॉन्सिबल पार्टी, आपको अंडरस्टैंड करना है कंपाइलेशन को,
जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाया है। ऑब्टेन एविडेंस फॉर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको एविडेंस कलेक्ट करने की जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कैसे है, एप्रोप्रिएट। इफ नो ऑडिट और रिव्यू ऑफ सोर्स, अगर जो सोर्स है उसकी ना तो कोई ऑडिट हुई है या ना कोई रिव्यू हुआ है, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, शेल परफॉर्म प्रोसीजर टू बी सेटिस्फाई दैट सोर्स इज एप्रोप्रिएट। तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, वो कुछ प्रोसीजर को परफॉर्म कर ले ताकि वो सेटिस्फाई कर सके कि ये जो सोर्स है, ये सोर्स कैसा है, एप्रोप्रिएट है। फिर क्या करना है, एविडेंस फॉर एडजस्टमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट हुए तो उसके रिगार्डिंग भी एविडेंस ले लें। इवेल्युएट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को इवेल्युएट कर लें, चेक बैक कर लें। रीड अदर इंफॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई अदर इंफॉर्मेशन है वो भी क्या कर लें, चेक कर लें। ऑब्टेन कर लें WR यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आइडेंटिफाइड ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट को आइडेंटिफाई कर दिए गए थे। कंपाइलेशन एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया, कंपाइलेशन एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया हुआ है, ठीक है, ये चीजें मेक श्योर हो जाए। ओके, आते हैं आगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। क्या ओपिनियन किसे क्या फॉर्म होगी, तो जब हम ओपिनियन फॉर्म करेंगे तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, कब, कंपाइलेशन इस पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया है और एविडेंस क्या हो गए, ऑब्टेन हो गए। तो जब कंपाइलेशन एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से और एविडेंस हमको मिल चुके हैं, तो उस केस में तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन ही देंगे। पर अगर अपन बात करें मॉडिफाइड ओपिनियन की, हम बात करें मॉडिफाइड ओपिनियन की, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन जाता है तो इफ लॉ रेगुलेशन परमिट, अगर लॉ रेगुलेशन परमिट करता है पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, लॉ रेगुलेशन क्या करता है, परमिट करता है कि ये जो प्रोस्पेक्टस पब्लिकेशन होने वाला है, मतलब पब्लिकली होने वाला है, उसके अंदर मॉडिफाइड रिपोर्ट जा सकती है। एंड प्रैक्टिशनर डिटरमाइन, और प्रैक्टिशनर को भी लगता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन अप्रोप्रिएट है, तो वो क्या कर सकता है, मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू कर सकता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, लॉ रेगुलेशन परमिट करे और प्रैक्टिशनर को लगे कि मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी, तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो फिर। बट इफ लॉ रेगुलेशन डज नॉट परमिट, अगर लॉ रेगुलेशन परमिट नहीं करता कि पब्लिकली यार तुम मॉडिफाइड ओपिनियन दो, है ना, कि पब्लिकली द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्कस द मैटर विद रेस्पॉन्सिबल पार्टी। आपको मैटर को किसके साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, जो रेस्पॉन्सिबल पार्टी थी। रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन, जो ये बजट बनाने वाले थे। कौन बनाने वाले थे, कौन बनाने वाले थे, रेस्पॉन्सिबल पार्टी। सर आपने तो बात को ही घुमा दिया, ये जो बनाने वाले थे ये रेस्पॉन्सिबल पार्टी, और रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन थी, ये बनाने वाले। तो सर सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते थे मैनेजमेंट। तो एक्चुअली मेरी बात सुनना, कोई जो कंपनी स्टार्ट हो रही होती है उससे पहले वो अपना एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, तब तो क्या कंपनी बनी नहीं होती है प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले। तो उस केस में हो सकता है ना कि मैनेजमेंट हो ही नहीं, तो जो भी रेस्पॉन्सिबल पार्टी हो हमारे सामने उसको ही बोलेंगे हम तो। दैट्स वाई मैंने यहाँ मैनेजमेंट नहीं बोला। इफ रेस्पॉन्सिबल पार्टी डज नॉट मेक नेसेसरी चेंजेस, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन जा रहा है तो कोई किसी रीजन की वजह से जा रहा होगा, ठीक है, तो अगर वो रीजन रिस्पॉन्सिबल पार्टी रेक्टिफाई नहीं करती है, अगर रेक्टिफाई कर दे तो फिर तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देंगे और प्रोस्पेक्टस चला जाएगा। बट अगर नहीं होता है क्लियर, रेक्टिफिकेशन नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल पार्टी रेक्टिफाई नहीं करती, नेसेसरी चेंज नहीं करती, तो इस केस में मॉडिफिकेशन रहेगा और मॉडिफाइड रिपोर्ट के साथ में लोअर रेगुलेशन जाने नहीं देना चाह रहा है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी से डिस्कस कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तू चेंज कर दे। प्रैक्टिशनर सेल विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, अगर फिर भी ये चेंज नहीं कर रहा तो प्रैक्टिशनर क्या करे, छोड़ दे यहाँ से और टेक लीगल एडवाइस, और एक लीगल एडवाइस ले ले, यहाँ से छोड़ दे कि चल हटा तेरी बीमारी, नहीं कर रहा जा, ये तेरे 1-2 लाख 2-4-5-10 लाख से मेरा कुछ नहीं होता, ऐसे तो मैं बहुत कमा लेता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लोगों के पैसे उड़वा दूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप का ऑर्डर होगा यार, बंदा सीए हो सकता है कि जिसको पैसों से फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी यार सीए लोगों को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पैसे तो बहुत है। क्या है ना कि हमारी एक रेपुटेशन होती है, हम उसको हैम्पर नहीं होने दे सकते। फिर आते हैं प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। प्रैक्टिशनर रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आएगा, टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैरा, आइडेंटिफाई प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
रेस्पॉन्सिबल पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड एज पर 3420, ओपिनियन क्या रहा है, डेट प्लेस सिग्नेचर और यूडिन, ठीक है, यूडिन और लिख देना। और इसी के साथ में आपका क्या होता है, एस ए ई 4 नहीं 3420 3420, हाँ आपका ऐसे ही 3420 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में अपन ने पूरी सीरीज पढ़ ली है, कौन सी वाली, 3400, 3402, 3420, है ना। तो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या रहेगा, तो नेक्स्ट जो भी अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन SRS कंप्लीट करेंगे, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और इसी के साथ में अपने वही सारे SS कवर है, SRE कवर है, SAE कवर है, SRS कवर हो जाएंगे, 60-70 नंबर का कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आप देख लेने, क्वेश्चंस आप देख लोगे तो मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। लेक्चर वेक्चर अच्छा लगे तो लाइक वाइक मारना, सब्सक्राइब मार देना, कमेंट कर के बता देना, नहीं लगे अच्छा डिसलाइक मार देना, ठीक है। बट मैं श्योर हूँ अभी कि अगर लेक्चर देख लिया आपने तो आप लाइक मार के ही जाओगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि क्या है ना कि यार थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए अभी। हालांकि बाद में नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि यार ठीक है ना, अपने को अपने ऊपर भरोसा है कि अपना कंटेंट अच्छा है, अपन अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपन अच्छा समझा रहे हैं। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर भी थोड़ा छोटा ही हो, हालांकि ये वाला लेक्चर काफ़ी छोटा ही रहा है अपना। और इतना ही छोटा लेक्चर होना चाहिए ताकि क्या है ना कि फटाफट चीज़ें पढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मैंने थोड़ा धीरे समझाया, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, लेक्चर्स को आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही देखना है। तो क्या है, एग्जाम टाइम के पे दिमाग वैसे भी थोड़ा ज़्यादा वर्क करता है, इन द सेंस की चीज़ें जल्दी समझ में आती है। इसको है ना, ये नॉर्मल स्पीड वैसे भी क्या है ना कि इसके ज़रूरत की नहीं होती, इसको लगता है कि नॉर्मल स्पीड मतलब बहुत ही भंगार पड़ा रहा है। स्पीड में 1.5x 1.7x 2x ऐसी स्पीड में कोई धड़ धड़ बोलता जाता है ना, तो दिमाग को ऐसा लगता है एकदम बिल्कुल परफेक्ट, यही तो चाहिए। ओके, तो इसलिए स्पीड बढ़ा के देख सकते हो आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।